हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर। भारत बना विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था। साथियों, कोई भी देश जब वृद्धि करता है यानी आर्थिक वृद्धि जब होता है तो उसको ध्यान में रखा जाता है कि सतत वृद्धि या केवल वृद्धि। सतत वृद्धि में आपको ध्यान रखना होता है गरीबों को, आपको ध्यान रखना होता है बेरोजगारों को, आने वाली पीढ़ी को, और वृद्धि में आपको केवल लाभ दिखता है। यानी ये जो व्यवस्थाएं हैं ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अर्थव्यवस्था की विशेषता है और ये केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अगर केवल वृद्धि हुआ है यानी केवल लाभ के आधार पर वृद्धि हो रहा है तब तो इन लोगों का हक छीना जाएगा। और अगर समृद्धि सतत विकास के रूप में हुआ है तो सतत विकास के रूप में सबको सबका हक मिलता है। तो जब सतत विकास की बात आती है तो वृद्धि धीरे धीरे होता है। वृद्धि धीरे धीरे होता है, लेकिन केवल लाभ की बात हो तो कुल टोटल पॉपुलेशन का कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और पूरा संसाधन का लगभग 90% संसाधन मात्र 5% लोगों के पास होता है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो क्या भारत की जो वृद्धि दर हुआ, भारत को यहाँ तक पहुँचने में 75 साल लग गए। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ साथ संसाधन, यहाँ पे जनसंख्या, कमाऊ जनसंख्या ज़्यादा है, उसके बावजूद यहाँ तक पहुँचने में 75 साल का सफ़र भारत को तय करना पड़ा। तो उसको इसलिए इतना समय लगा क्योंकि यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पे गरीबों को, आने वाली पीढ़ी को, सबको ध्यान में लेकर चलना था। भारत आज के 10 साल पहले भारत 11वें स्थान पर था विश्व में अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर था। और यही 10 साल पहले ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। यानी ब्रिटेन आज भी 5वें स्थान पर था और 10 साल पहले भी 5वें स्थान पर था। लेकिन अब ब्रिटेन को भारत ने 11वें स्थान से अपने को छलांग मार करके 5वें स्थान पर काबिज कर लिया। अब ब्रिटेन कहाँ खसक गया? 6वें स्थान पर खसक गया। जो पहले 5वें पे था वो 6वें स्थान पर हो गया। यानी आज के 10 साल पहले ब्रिटेन 5वें स्थान पर था, भारत 11वें स्थान पर था और वर्तमान में भारत 5वें स्थान पर हो गया है और ब्रिटेन 6वें स्थान पर हो गया है। यानी भारत ने अपनी समृद्धि तेजी से किया है। अब विश्व के ऐसे कितने अर्थव्यवस्था हैं जो भारत के आगे हैं? तो पहले तो हाल ही में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था बना है। ये पॉइंट आप याद रखें। अब उससे पहले अगर भारत 5वें पर है
तो भारत से पहले 4 लोग होंगे और भारत के बाद ब्रिटेन हो गया। तो 4 कौन कौन हैं? अमेरिका, नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पर है जापान और नंबर 4 पर है जर्मनी। नंबर 5 पर है आपका भारत, यानी हमारा भारत। नंबर 6 पर है ब्रिटेन। ये 6 आपको याद रखने हैं कि नंबर 1 पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भी अमेरिका का है, नंबर 2 पे चाइना पहुंच गया है, नंबर 3 पे जापान है और नंबर 4 पे जर्मनी है, फिर भारत है। आने वाले समय में भारत बहुत तेज़ी से नंबर 3 पर आने वाला है। यानी भारत की जो पोजीशन है अमेरिका, चाइना, जापान तथा जर्मनी से पीछे है। अब यहाँ पे पहुँचने के लिए भारत की वृद्धि दर क्या रही है? इन जो 10 सालों में भारत ने वृद्धि दर दर्ज किया है, ब्रिटेन पीछे हुआ है, आने वाले समय में जापान, जर्मनी भी पीछे होंगे, तो भारत की विकास दर क्या रही होगी? साथियों, भारत की जो विकास दर रही है वो 7% के दर से रही है। भारत का विकास दर 7% रहा है, वहीं ब्रिटेन का 1% मात्र। यानी जहाँ पे जनसंख्या कमाऊ हो, वहाँ पे संसाधन हो, तो वृद्धि दर ज़्यादा रहेगी। ब्रिटेन में ज़्यादातर लोग अब बूढ़े हो रहे हैं, वहाँ की विकसित अर्थव्यवस्था है, लोगों के कहते हैं कि जिसकी ख्वाहिशें होती हैं, जिसका अभाव होता है उसी का भाव होता है। क्या है? जिसका अभाव होता है उसी का भाव होता है। अब ये कहावत कहाँ पे लागू होता है? ये कहावत लागू होता है भारत में, क्योंकि इलेक्ट्रिक सामान सबसे ज़्यादा कहाँ आवश्यकता है? भारत में। क्यों? ब्रिटेन में क्यों नहीं? ब्रिटेन में सबके पास कूलर होगा, फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगा, सारी बेसिक रिक्वायरमेंट की पूर्ति यहाँ पे हो गई है। यानी कि जब मार्केट ही यहाँ पे नहीं बचा तो इनका विकास दर कम होना लाजमी था। भारत में अभी लगभग 60% से ज़्यादा लोगों के पास में बेसिक रिक्वायरमेंट की पूर्ति ही नहीं है, तो इनके पास बाज़ार की बहुत बड़ी संभावना है और इसलिए भारत को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का एक मौका भी और है। जो आज भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% है, वहीं ब्रिटेन की मात्र 1% में सिमट कर रह गई है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है बाजार न होना। भारत ने इसके साथ कृषि और सेवा क्षेत्र में भी विकास किया है और अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ाने में और एक बेहतर मंच पे खड़ा करने में समर्थ पाया है। साथ ही यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आएंगे, हाल ही में भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 5वां स्थान। दूसरा प्रश्न होगा, किसे स्थापित किया है? मतलब किसके स्थान पर भारत ने 5वां स्थान हासिल किया है? तो ब्रिटेन को हटाकर, ब्रिटेन को पछाड़कर भारत से आगे कितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं? 4। कौन कौन? अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। यानी कि ये 4 भारत से आगे हैं। भारत की विकास दर क्या रही है? तो 7%। ब्रिटेन की विकास दर कितना रही है? 1%। भारत ने द्वितीय क्षेत्र के साथ साथ में प्रथम क्षेत्र एवं
तृतीय क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया है। अगला पॉइंट है रंग स्वाधीनता। रंग स्वाधीनता क्या है? स्वाधीनता से समझ में आ रहा होगा आज़ादी है, यानी भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं। यानी आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जो हमारी संगीत नाट्य अकादमी है, संगीत नाट्य अकादमी ने रंग स्वाधीनता उत्सव का आयोजन किया। अब 75 साल पूरे हुए, संगीत नाट्य अकादमी ने रंग स्वाधीनता नामक उत्सव का आयोजन किया और यह उत्सव मेघदूत सभागार में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? मेघदूत सभागार में आयोजित किया गया। इसमें लोक गायन शैलियों को ध्यान में रखा गया था, यानी केंद्र बिंदु क्या था? लोक गायन शैली, एक केंद्र बिंदु था। इसमें कौन कौन शामिल हुआ? 8 राज्यों के 12 टीमों के लगभग 100 कलाकार। 8 राज्यों के 12 टीमों के लगभग 100 कलाकार इसमें शामिल हुए, इसमें भाग लिए। तो यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आएंगे, हाल ही में रंग स्वाधीनता उत्सव मनाया गया, ये किस संबंध में मनाया गया? हाल ही में रंग स्वाधीनता उत्सव मनाया गया या किस उपलक्ष्य में मनाया गया? तो आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में। कौन मनाया? भारतीय संगीत नाट्य अकादमी। कहाँ पे किया गया? मेघदूत सभागार में। केंद्र बिंदु क्या था? लोक गायन शैली। कितने राज्यों ने भाग लिया? 8 राज्यों ने। कितनी टीमें शामिल थीं? 12 टीमें शामिल थीं। कितने कलाकार शामिल थे? 100 कलाकार शामिल थे। तो साथियों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। स्पार्क कार्यक्रम जो है आयुर्वेद में स्नातक या स्नातकों को रिसर्च करने में मदद करने हेतु शुरू किया गया है। तो यह कब शुरू हुआ है? 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने, किसने किया है? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने शुरू किया है। इसमें क्या किया जाएगा? स्पार्क का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन, यानी स्टूडेंटशिप का मतलब होता है कि यह एक फेलोशिप का, यानी कि कह सकते हैं अनुदान के लिए या छात्रवृत्ति के रूप में कार्य करेगा। इसीलिए स्पार्क का मतलब है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन। यह फेलोशिप योजना है। कौन सी योजना है ये? फेलोशिप योजना।
फेलोशिप योजना है। इसमें इसका उद्देश्य है कि आयुर्वेद के कॉलेजों में जो युवा स्नातक हैं, युवा स्नातक हैं और वो आयुर्वेद पे रिसर्च करना चाहते हैं, आयुर्वेद पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको मदद दिया जाएगा और साथ ही 50,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। 50,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा, यानी कह सकते हो कि छात्रवृत्ति भी दिया जाएगा। चयनित शोधार्थियों को 50,000 की वित्तीय मदद की जाएगी और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि स्पार्क योजना क्या है। तो यह आयुर्वेद से जुड़े युवाओं को रिसर्च करने में मदद करने वाली एक कार्यक्रम है। क्या है? रिसर्च, यानी आयुर्वेद पर रिसर्च करने वाली युवाओं को मदद हेतु चलाया गया एक कार्यक्रम है। अब ये दूसरी प्रश्न ये पूछ सकता है, ये कब शुरू किया गया? तो 2 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा चलाया गया है। स्पार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन। वैसे ये फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, फिर भी स्टेटमेंट में दे सकता है, तो आना चाहिए आपको। यह एक फेलोशिप योजना है। कैसी योजना है? फेलोशिप योजना है। और इसमें जो रिसर्च करने वाले युवा हैं, कितना अनुदान दिया जाएगा? 50,000 की वित्तीय मदद की जाएगी। और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही है? तो यह है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत यह स्वायत्त संस्था है। अगला पॉइंट है होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। देखिए, जो चिकित्सा प्रणाली है, इसमें होम्योपैथी को बढ़ावा देना, इसके शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, इसके लिए एक शिखर सम्मेलन किया गया है। और यह पहला शिखर सम्मेलन है विश्व का जो होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के नाम से आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन किया गया है दुबई में। एलोपैथी के अपेक्षा जो होम्योपैथी है, इसका नकारात्मक परिणाम कम है, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं एलोपैथी की अपेक्षा। एलोपैथी में ज़्यादातर लोगों के बॉडी खराब हो जाते हैं या और कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती हैं, लेकिन होम्योपैथी, आयुर्वेद इनके सब के माध्यम से अगर इलाज कराया जाता है तो इसके साइड इफ़ेक्ट कम से कम होते हैं। तो अभी हाल ही में होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया और यह पहला आयोजन था जो ऐसे संबंधित यानी चिकित्सा प्रणाली में होम्योपैथी को लेकर के कोई अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किया गया हो। इसका विषय था जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले रोग। अब देखिए कि आयुर्वेद और
जो होम्योपैथी है वो कई अन्य भविष्य में होने वाले रोग जो हैं उनको कितना आसानी से समझ लेता था। एलोपैथी और होम्योपैथी में बेसिक अंतर होता है। एलोपैथी रोग आने के बाद इलाज करता है कि इसके खाने से ठीक होगा, लेकिन जो आयुर्वेद है या होम्योपैथी है, कुछ दवाइयाँ इसकी ऐसे है कि अगर आप ये खाते हैं तो शायद रोग ऐसे ना हो। यानी रोग के संरक्षण के लिए पहले से भी होम्योपैथी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग से कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। चर्म रोग या कई प्रकार के रोग हैं जैसे सनराइज रोग और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो जलवायु परिवर्तन के कारण होती हैं। तो उन बीमारियों से निपटने के लिए होम्योपैथी का शिखर सम्मेलन किया गया है। यही मुख्य विषय था, यानी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले रोग को संरक्षण, रोग से संरक्षण, ये विषय था होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का। इनका जो उद्देश्य था चिकित्सा और दवाओं की प्रथाओं में होम्योपैथी प्रणाली को बढ़ावा देना। जैसे कई ऐसे जगह पे हैं, भारत को छोड़ दिया जाए, खैर भारत तो होम्योपैथी और आयुर्वेद का गढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे एलोपैथी ने अपना स्थान इतना जमा लिया कि इन दोनों लोगों को बाहर कर दिया। कहा जाता है कि अच्छी चीज़ों को नकारात्मक चीज़ें जल्दी बाहर कर देती हैं। अब एलोपैथी को तो मैं नकारात्मक नहीं कहूँगा, लेकिन होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की अपेक्षा ये नकारात्मक ही है। तो उनको इसने बाहर कर दिया, क्योंकि कोई भी बुखार होता था तो आयुर्वेद या एलोपैथी के लिए 3 दिन का दवा होता था, और एलोपैथी में एक गोली लाओ पीसीएम, पैरासीटामॉल ले आओ और पैरासीटामॉल खाए, दवा बुखार सही हो गया। लेकिन बुखार के जो जड़ है कारण नहीं समाप्त हुआ। और यहाँ पे कारण की बात कही गई है कि रोगों के कारण को समाप्त करो, रोग अपने आप समाप्त हो जाएगा, रोग अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो आयुर्वेद में, होम्योपैथी में क्या होता था कि कारण पे वार करते थे, रोग को तो अपने आप समाप्त कर दिया जाएगा अगर कारण पता चल जाए। तो इनका उद्देश्य है चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाए, इसके पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए और इनके रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, और जब इनको बढ़ावा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है विश्व समुदाय में ये एलोपैथी के अपेक्षा ज़्यादा बेहतर परिणाम देंगे और ज़्यादा सुचारू रूप से आने वाले पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं होंगे। इसका आयोजन किसने किया? तो एक है बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अब प्रश्न यहाँ से कैसे आएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे, हाल ही में होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, यह कौन सा संस्करण था? तो ये पहला था। कहाँ पे किया गया? दुबई में। किसके द्वारा किया गया? तो बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसका विषय थीम क्या था? जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले रोग। इसका उद्देश्य क्या है? चिकित्सा को बढ़ावा देना, शिक्षण पद्धति को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना। यानी ये यहाँ पे इतने प्रश्न 1 2 3 4 5 6 प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें
और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।